आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC मेंस 2019 में 6 मार्क का एक क्वेश्चन आया है। ये है, नूरजहां ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। ये आपको बताना है 100 वर्ड्स में। हाउ डिड नूरजहां इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ हर टाइम। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर है वो मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखा है। आपको अगर डायरेक्ट आंसर देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कहाँ से वो आंसर स्टार्ट हो रहा है। बाकी हम उस आंसर के लिए बैकग्राउंड में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए वो यहाँ पे मैं पहले डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो मेहरुनिसा हैं या जो नूरजहां हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नाम है गियास बेग। गियास बेग इनके पिताजी हैं और ये लोग मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं, ईरान से हैं। मेहरुनिसा इनका वास्तविक नाम है और जब ये भारत आते हैं तो अकबर के शासनकाल में इन्हें आगरा में काम मिल जाता है सेना में। क्योंकि ये बहुत योग्य व्यक्ति थे तो इनको 300 का मनसब दिया गया था। अकबर के समय पे एक ओहदा हुआ करता था जिसको मनसब कहते थे और ये ओहदा 12,000 मनसब तक जाता था। इनको कितना मिला था, 300 मनसब। बाद में इनको काबुल का दीवान बना दिया गया। तो इतनी बातें तो हो गई गियास बेग के बारे में। अब जैसा कि आपने फ़ोटो में देख ही लिया होगा कि नूरजहां एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लेडी थी। ऐसा कहा जाता है कि रॉयल पैलेस में वो अक्सर घूमने जाती थी जहां सलीम यानी जहांगीर उस पर फ़िदा हो गए और बाद में उन्होंने जब मिलना जुलना जारी रखा तब शायद अकबर ने इसका विरोध किया होगा और उनके कहने पे मेहरुनिसा को शादी करने के लिए बोल दिया गया और शेर अफ़गान अली कुली बेग इस्तालजू से इनका विवाह हो गया। तो ये शेर अफ़गान इनको उपाधि मिली थी, शायद शेर वेर का भी मार दिया होगा शिकार में, तो इस तरह की बात हो सकती है। अब अकबर ने ये जो शेर अफ़गान हैं इनको बर्दमान आज के बंगाल में है इसका सूबेदार बना दिया। बाद में फिर कहते हैं कि जहांगीर ने शेर अफ़गान को उसके जो अत्याचार किया करता था और क्योंकि वो थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था इस वजह से कुतुबुद्दीन को भेजा और कुतुबुद्दीन ने उनका काम तमाम कर दिया 1607 में। ठीक, तो 1607 में सलीम के सामने का जो एक रोड़ा था वो हट गया। अच्छा, अब इसके बाद नूरजहां कहाँ आ गई, आगरा आ गई वापस और 1611 में जहांगीर ने उनसे विवाह कर लिया। तो याद जो आपको अच्छे से रखना वो क्या याद रखना कि 1611। इसके पहले कि जो बातें हमने आपको बताई हैं ये भी तथ्य है कि हाँ कुतुबुद्दीन ने शेर अफ़गान को मारा था, लेकिन बाकी जो बातें हैं बहुत सारी किस्सा कहानियाँ हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जब विवाह हुआ, ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, 1611। ठीक, 1611 में विवाह हो गया है। अब क्योंकि बहुत खूबसूरत थी तो इसलिए इनको टाइटल दिया गया नूर महल का। बाद में फिर टाइटल दिया गया नूरजहां का। नूर का मतलब दीपक होता है, महल का दीपक, जहां यानी पूरे संसार का दीपक। तो इस तरह की उपाधियां बता रही हैं कि किस तरह से लट्टू हो चुके थे जहांगीर। अब शादी होने के बाद नूरजहां एक एम्बिशियस लेडी थी और इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में दिनों दिन बढ़ता ही गया। कारण ये भी था कि जहांगीर जो हैं वो पूरी तरह से शराब में डूबे हुए थे। वो दिन भर शराब और खाने में अपनी आलस में और लग्जरियस लाइफ अपनी जी रहे थे। अब देखिए ऐसा है कि विवाद इस बात पे है, इस बात पे बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी ओपिनियंस हैं कि नूरजहां का जो डोमिनेंस था, जो प्रभाव था, प्रभुत्व था जहांगीर के ऊपर वो कितना था इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितना था इस पे कई राय हैं। तो अब कई राय कैसी हैं समझते हैं इस बात को। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ नूरजहां का जो प्रभुत्व था उसको समझाते हुए वो कहते हैं द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन वॉज नूरजहां। यानी कि जो गद्दी के पीछे की जो वास्तविक शक्ति थी वो क्या थी, नूरजहां थी। वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो
ऑटोबायोग्राफी लिखी है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उससे एक लाइन को कोट करते हुए कहते हैं ऑटोबायोग्राफी में जहांगीर ने क्या लिखा है, व्हेन नूर जहां हैज़ द रेन इन द थ्रोन, यानी कि जब गद्दी में नूर जहां है, जब तक नूर जहां का शासन चल रहा है, आप बस मुझे आधा सेर मीट दे दीजिए और एक कप शराब दे दीजिए। शराब का एक प्याला मुझे दे दिया जाए और आधा सेर मीट दे दिया जाए। आधा सेर, एक सेर का मतलब 933 ग्राम, लगभग 1 किलो के बराबर होता है। तो इनको आधा किलो आप मीट दे दीजिए और एक प्याला शराब का दे दीजिए, बस फिर लाइफ सेट है। किसकी? जहांगीर की। ऐसा जहांगीर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कहीं लिखा हुआ है। तो इस बात को कोट किया है किसने? वी.ए. स्मिथ ने। और ये बताना चाहा है कि देखिए वास्तविक शक्ति जो है वो तो नूरजहां के पास ही थी। अब कुछ दूसरे इतिहासकार हैं जो इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। उनका कहना है कि देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, प्रभाव था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। उनका कहना है कि देखिए जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी में ही इस बात का पता चलता है कि जब तक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया, यानी कि 1611 में तो शादी हुई है और 1622 से उसका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, यानी कि जो शुरुआत के 11 वर्ष थे इसमें नूरजहां का जो प्रभाव था वो केवल रॉयल फैमिली तक था। यानी शुरू के जो 11 साल हैं शादी के बाद के, उसमें प्रभाव तो है लेकिन कहाँ तक है? केवल रॉयल फैमिली तक है। बाकी जो शाहजहां हैं वो अभी भी उसका डोमिनेंस है। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि पूरी तरह से डोमिनेंस था शादी के बाद से पूरी तरह से, और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं भाई 1611 तक नहीं है, उसके बाद से है। खैर अब हम दो भागों में इस पीरियड को बांट सकते हैं। 1611 के बाद वाले समय को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले 1611 से 1622 तक का जो समय है, पहला पीरियड है, इसमें देखते हैं कि किस तरह से था। घटनाओं को आपके सामने रख देते हैं, आप स्वयं ये निर्णय लीजिए कि किस प्रकार से उनका प्रभाव था। तो चलिए अब घटनाओं को हम देखते हैं 1611 से लेकर 1622 के बीच में क्या क्या हुआ। तो इतिहासकारों का मानना है कि यार इस दौरान, मतलब 1611 से 1622 तक का, 1611 से 1622 तक का जो समय है, इसमें जो नूरजहां का राजनीतिक भूमिका है ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी। ठीक, अब क्योंकि जो मिर्ज़ा ग्यास बेग थे उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। कब? किसके विद्रोह में? जब खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ। तो इसलिए जो ग्यास बेग थे या इत्मादुद्दौला जो थे उनको हटा दिया गया था दीवान की पोस्ट से, लेकिन बाद में फिर से उन्हें वापस से पोस्ट दे दी जाती है। तो इस बात से पता चल रहा है कि हालांकि इस समय तक जब 1606 की बात चल रही है, विवाह अभी हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ये है कि अब उनकी मुलाकात जो है नूरजहां से तो हो ही चुकी थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फिर भी उनको दीवान का जो पद है दोबारा दे दिया गया। फिर जो उनके ससुर जी, अब बाद में जब शादी हो गई तो 1611 में ससुर जी बन गए, तो जो ससुर जी थे उनको चीफ दीवान बना दिया गया। तो पहले दीवान की पोस्ट से हटाया गया था, फिर वापस से दीवान बनाया गया, फिर वापस बाद में फिर चीफ दीवान बना दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि भाई अब क्योंकि नूरजहां के पिताजी ही हैं तो थोड़ा सा वरीयता देना बनता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इत्मादुद्दौला जो थे वो स्किल्ड थे, लॉयल भी थे और ड्यूटीफुल पर्सन थे, है ना। और वो प्रिंसिपल एडवाइज़र रहे हैं मुग़ल शासन के 10 सालों तक। अब बात करते हैं नूरजहां के भाई की। ये दूसरा कैरेक्टर आ गया, ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर आ गया। अभी उनके ससुर जी की बातें चल रही थी, अब ये कौन? भाई। तो इनको भी खान ए सनम जो पोस्ट थी उस पर इनको बिठाया गया था। और इनकी जो बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, अब ये देखिए तीसरा कैरेक्टर आ गया पूरे इस डिस्कशन में। ग्यास बेग थे पहले, उसके बाद आसफ खान आए, उसके बाद अर्जुमंद बानो बेगम आई। ठीक, इनकी शादी किनके साथ करा दी गई? खुर्रम के साथ करा दी गई, शाहजहां के साथ। जहांगीर के प्रिय पुत्र जो थे शाहजहां, इनके साथ करा दी गई। ठीक, अब कुछ इतिहासकार का मानना है कि भाई नूरजहां जो हैं उन्होंने एक अपना छोटा सा गुट बना लिया था,
दरबार में ही एक अपना छोटा सा गुट बना लिया था। इस गुट में कौन कौन शामिल थे? तो देखिए इस गुट में जो लोग शामिल थे उसमें थे उनके पिताजी नूरजहाँ के भाई, उनकी माँ अस्मत बेगम और शाहजहाँ खुर्रम जो हैं ये भी इसमें शामिल हैं। और ये जो गुट बना इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया था दरबार में, और जो जहांगीर थे वो बिना इनके सलाह के कोई काम नहीं करते थे। अब सर थॉमस रो जो कि आए थे कहाँ, दरबार में आए थे, और ये 1615 से लेके 1618 तक वहीं रहे भी थे। तो उन्होंने लिखा है एट दिस टाइम ऑल द पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ नूरजहाँ फैक्शन, यानी उनके गुट में थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट एनी वर्क डन विदाउट द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर आसफ खान एंड खुर्रम, द सन इन लॉ ऑफ द सेम ब्रदर आसफ खान। His dominance had grown so much that even ardent rich like Mahabat Khan feared him. Jahangir used to be immersed in luxury day and night except for royalty. तो देखिए बात क्या है, थॉमस रो बताना चाह रहे हैं कि देखिए उस समय पे पूरी तरह से जो जहांगीर हैं वो अपने विलासिता में डूब चुके थे, और सारा का सारा जो शक्ति थी वो किसके पास थी? नूरजहाँ का जो गुट था। उस गुट में कौन कौन थे? उनके भाई थे, उनके पिताजी थे और खुर्रम थे, और एक नया अब यहाँ पे कैरेक्टर हमने नाम लिया किसका? महाबत खान का। तो ये जो महाबत खान है ये जो है ये बहुत योग्य और लॉयल पर्सन थे मुग़लों के लिए, है ना। तो ये भी ऐसा नहीं था कि ये इनसे टक्कर ले सकें। किस गुट से? नूरजहाँ के गुट से। अब जो थॉमस रो का जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है कि भाई जहांगीर ने और भी ऐसे लोग थे जो कि नूरजहाँ के गुट के नहीं थे, उनको भी आगे बढ़ाया था। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाई ये जो आसफ़ खान थे, आसफ़ खान को आगे बढ़ाने का जो कारण था, ऐसा नहीं है। आसफ़ खान और शाहजहाँ योग्य व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसलिए भी इनको कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिभा थी, प्रतिभा के दम पे भी आगे बढ़े। तो थॉमस रो की बात को हम दो तरीके से काट सकते हैं, पूरी तरह से क्यों सही नहीं है। पहली बात कि ऐसा नहीं है कि केवल नूरजहाँ वाले लोग ही आगे बढ़े हों, और दूसरी बात ये है कि जो नूरजहाँ वाले लोग आगे बढ़े हैं ऐसा नहीं है कि उनमें प्रतिभा नहीं थी, प्रतिभा भी थी। तो ये बात थोड़ा सा एक पूर्वाग्रह जैसी लगती है जब ये बात बोलते हैं थॉमस रो। नूरजहाँ जहांगीर वांटेड। अब इसके अलावा ये भी है कि भाई अब शाहजहाँ भाई अब जब बेटा ही है और जहांगीर उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका जो दूसरा बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था, उसको फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इस वजह से शाहजहाँ आगे केवल इसलिए नहीं बढ़ा कि नूरजहाँ का बेटा था, भाई वो जहांगीर का भी तो बेटा है ना, जहांगीर का भी तो पुत्र है, तो इसलिए भी आगे बढ़ना मतलब स्वाभाविक है ये। अच्छा, अब अगर जहांगीर जो है, जहांगीर ये बात भी है कि अगर पूरी तरह से हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रल हो चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी कोई रुचि नहीं थी, तो फिर लिटरेचर में इतना कैसे काम हो गया, आर्ट में इतना कैसे काम हो गया, और भी दूसरे फील्ड से बहुत सारा काम हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि 1611 से 1622 तक का जो समय था इसमें नूरजहाँ का प्रभाव था। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभाव नहीं था, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं था। जहांगीर के हाथ में अभी शक्ति है। इस दौरान ऊपर हमने ये 2-3 बातों से, तर्कों से हमने इस बात को समझने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि नूरजहाँ का जो भूमिका थी वो स्पष्ट नहीं थी। कब तक? 1622 तक। और उसका जो प्रभाव था ज़्यादातर जो रॉयल फैमिली है वहाँ उसका प्रभाव मिलता है। उसने जो कपड़े चलाए वो फैशन बन गया, है ना, और पर्शियन जो ट्रेडिशन की चीज़ें थी वो सब कुछ मुग़ल काल में छा गई। अब एक इतिहासकार हैं काफ़ी खान क्या लिखते हैं? द फैशन रन बाई नूरजहाँ रिमेन प्रिवेलेंट इन द अपर हाउस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो भी इन्होंने फैशन चलाया वो बहुत लंबे समय तक छाया रहा। जो जो उच्च वर्ग जो होता था, कुलीन वर्ग जो होता था, और नूरजहाँ जो है वो एक एम्परर की इक्वल पार्टनर के जैसे थी बिल्कुल। और
वो क्योंकि बहुत अच्छी शिकारी भी थी, शेर को एक आध बार शायद मार दिया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, तो इसलिए शिकार पे भी लेके जाया करते थे नूरजहाँ को जहांगीर। और नूरजहाँ उस दौरान जब शिकार में जाते थे तो जाने के टाइम पे ही बहुत सारी सिफारिशें लोगों की समस्याओं को जहांगीर से कह दिया करती थी, तो जहांगीर उसका निपटारा कर देते थे। तो ये था भाई 1622 तक का घटनाएं, जिनसे कि आप समझ सकें कि भूमिका क्या थी। अब बात करते हैं 1622 से 1627 तक की घटनाओं के बारे में। तो देखिए 1622 से जो ये जहांगीर हैं, इनकी हेल्थ जो है पूरी तरह से अब ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे हेल्थ ख़राब होती जाती है तो नूरजहाँ की जो महत्वाकांक्षा है वो भी बढ़ती जाती है। पीटर मंडी इतिहासकार लिखते हैं कि जहांगीर के लिए ही मैरिड हर एंड बिकेम हर प्रिजनर, यानी जहांगीर ने उससे विवाह किया और उसी का क्या बन गया, कैदी बन गया और उसी के द्वारा शासित किया गया। और अब नूरजहाँ के लिए कह रहे हैं कि शी वांटेड टू कीप ऑल द पावर विद हर, वो अपने साथ समस्त शक्तियाँ रखना चाहती थी। अब ये जो बात लिखी इन्होंने कि वो अपने पास समस्त शक्तियाँ रखना चाहती थी, इस वजह से जो उसी का बनाया हुआ गुट था उसमें फूट पड़ गई। नूरजहाँ का जो गुट था उसी में फूट पड़ गई। अब देखिए, अब एक जो धड़ा था टूट गया ग्रुप, एक जो धड़ा था उसमें कौन था, शहरयार। शहरयार जो है ये जहांगीर का पुत्र है और शहरयार का जो विवाह हुआ वो जो उसके पहले वाले पति थे उनके साथ हुआ। तो भाई शहरयार का जो व्यक्तित्व है ये थोड़ा कमज़ोर प्रकार से था। तो नूरजहाँ को लगा कि शहरयार को जो है तो शासक बनाया जाए, क्योंकि अगर शहरयार अगला शासक बनता है तो क्योंकि ये कमज़ोर व्यक्तित्व का है तो वास्तविक शक्ति किसके पास रहेगी, नूरजहाँ के पास रहेगी। तो इसलिए इसने अपने दामाद को, शहरयार को आगे बढ़ाना चाहा, जबकि योग्य कौन था, योग्य था शाहजहाँ। तो इस वजह से अब कौन दूसरा धड़ा कौन सा बन गया, जो आसफ खान है इसका भाई, और जो शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ और आसफ खान एक ग्रुप ये वाला बन गया। अब इसने नूरजहाँ ने जहांगीर को ये सलाह दी कि देखिए आप शाहजहाँ खुर्रम को जो है कांधार भेज दीजिए। ये चाहती थी कि शहरयार को अगर शासक बनाना है तो राजधानी से दूर रखना होगा किसको, जहांगीर को। तो जहांगीर को नहीं, उसके बेटे को, खुर्रम को, शाहजहाँ को। नूरजहाँ चाहती थी शहरयार को यदि आगे बढ़ाना है, उसको शासक बनाना है, तो शाहजहाँ को बिजी रखना होगा कहाँ, युद्ध में। तो उसको हमेशा पूरा व्यस्त रखो, युद्ध में लगा रहे वो। अब खुर्रम को इस बात का जैसे ही पता चला कि उसके पिताजी पूरी तरह से नूरजहाँ के कहने पे चल रहे हैं और नूरजहाँ जानबूझ करके मुझे बाहर रखना चाह रही, तो उसने विद्रोह कर दिया। उसने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे कांधार, और इस वजह से अब यहाँ से जो है तो वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब नूरजहाँ जो थी उसका स्वभाव इतना ज़्यादा दूसरे जो अधिकारी लोग थे उनके प्रति इतना सशंकित हो चुकी थी, वो डाउटफुल हो गई थी कि लगता था हर कोई साजिश ही कर रहा है। इस वजह से महाबत खान, जो कि बहुत योग्य व्यक्ति था, बहुत ईमानदार व्यक्ति था और स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसको कोर्ट में बुला लिया और उससे कहा गया कि आप अपना जो है तो हिसाब किताब दीजिए। आपने जो भी जहाँ जो आपको पदभार जो आपको मिला है, कार्यभार मिला है, उसका पूरा हिसाब किताब दीजिए। अब क्योंकि वो भाई ईमानदार व्यक्ति था, उसने विद्रोह कर दिया और ये जो अपने जहांगीर हैं उस समय क्योंकि बीमार थे, उनको कैद कर लिया। इस कैद करने की वजह से जो मुग़ल शासक हैं, मुग़ल शासक की जो एक कहना चाहिए रेपुटेशन है, पूरी ख़राब हो गई, उनकी जो इज्जत धूल में मिल गई। हालांकि जो नूरजहाँ हैं, नूरजहाँ ने महाबत खान के कैप्टिविटी से अपने पति को आज़ाद करवा लिया और ये उसकी बहुत ग्रेट पॉलिटिकल विजडम इसको माना जाता है। लेकिन फिर भी आखिर कैद कर लिया, क्योंकि सिपह सालार ने, महाबत खान ने उस समय के सम्राट को, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं थी। अब जब जहांगीर की डेथ हो गई तब उसने फिर सोचा कि अब मौका मिला है, शहरयार को क्या किया जाए, शासक बनवाया जाए, और उसको लाहौर का शासक घोषित करवा दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो इसमें फेल हो गई इस एंडेवर में। खुर्रम ने फटाफट साउथ से आया, दक्कन में वो अपना बिजी था, और उसके बाद शहरयार को कैद किया,
शहरयार को कैद करके उसको जेल में डाल दिया और नूरजहाँ को कुछ पैसे दे करके उसको अगले 18 साल तक राजनीति से दूर रखा। फिर तो अब हम देखते हैं कि नूरजहाँ का जो अभी केवल प्रभाव की बात करते हैं, राजनीतिक प्रभाव की नहीं। तो देखिए प्रभाव में अगर देखा जाए तो जब हम आपको बता रहे थे कि जब ये लोग शिकार में जाते थे जहांगीर, तो नूरजहाँ को लेकर के जाया करते थे। तो इस तरह से जो पुअर और अनहैप्पी विमेन हुआ करती थी उन सबको भी एक गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिल जाया करता था। दूसरा, रेवोल्यूशनरी चेंज उन्होंने ला दिया था नूरजहाँ ने, किसमें, जो डिज़ाइन था उस टाइम का, जो ड्रेस फैशन ड्रेसिंग था, सब कुछ में बड़ा एक कहना चाहिए इनोवेशन ला दिया था। अब हम आते हैं जो अपना रियल आंसर है। यहाँ से हमारा वीडियो 20 मिनट के बाद हमारा यहाँ से एक्चुअल आंसर टू द पॉइंट हम बात करते हैं, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स। तो देखिए जो सबसे अच्छा प्रभाव कहा जा सकता है नूरजहाँ का राजनीति में, वो ये था कि जहांगीर जो है, जहांगीर के साथ जब इसका विवाह हुआ तो जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, तो उनकी शराब की मात्रा क्या हो गई, थोड़ा कम हो गई। इस वजह से जो उनकी मृत्यु थी वो थोड़ा आगे खिसक गई और कहेंगे कि उनका जीवन थोड़ा सा लंबा हो गया। एक ये बहुत बड़ा प्रभाव था और उसी वजह से फिर बाद में उनका राजनीति में भी दखल स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि ये एक योग्य महिला थी, इस वजह से जो प्रशासनिक दबाव बना रहता था जहांगीर के ऊपर, उसको इन्होंने कम किया। अब किस प्रकार से इनका प्रभाव था ये इस बात से पता चलता है कि एकमात्र ये शासिका रही हैं जो जिनका कि सिक्कों में नाम आता है, मुग़ल काल में एकमात्र शासिका रही। और इनको दीवान अल मालिकी का जो है तो इनको कहा जाता था इंपीरियल कोर्ट के बराबर थी, यानी कि अगर जो एम्परर हैं, जो मुग़ल शासक है, वो अगर न्याय ना दे सके तो ये न्याय दे सकती थी। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो सरकारी कागजात हुआ करते थे उनको लीगल वैलिडिटी तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि उसमें किसके हस्ताक्षर या उसमें सील न लग जाए, इनकी नूरजहाँ की। तो इन सब बातों से पता चल रहा है कि वो एक तरह से को रूलर थी जहांगीर की, बादशाह की बेगम थी वो, और बादशाह उनके मशवरे से ही हर काम किया करते थे, जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे। अगली बात, नूरजहाँ का जो प्रभाव था वो इस तरह से एक कहना चाहिए कि नकारात्मक प्रभाव कहेंगे उसे, कि उन्होंने अपने पिता, भाई और बाकी जो सगे संबंधी थे उनको बहुत ऊंचे दर्जे दिलवाए। इस वजह से बाकी के जो ईमानदार आला अफसर थे वो इस बात से असंतुष्ट हो गए। तो इससे कोर्ट में क्या हुआ, दरबार में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। अच्छा, जो उनका दूसरा पीरियड था उसमें उन्होंने शहरयार का जो उन्होंने फेवर करना स्टार्ट किया। इस वजह से खुर्रम को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो अपने पिता के खिलाफ ही क्या करे, विद्रोह कर दे, क्योंकि खुर्रम तो उन्हीं के पार्टी का, उन्हीं के गुट का सदस्य था। तो खुर्रम को यदि आगे बढ़ाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन खुर्रम क्योंकि योग्य व्यक्ति था, वो अगर आगे बढ़ जाता तो वास्तविक शक्ति उसी के पास रहती। तो शक्ति अपने पास रखने के चक्कर में एक अयोग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने की वजह से योग्य व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ गया। फिर इस वजह से फैमिली सिविल वॉर जैसी कंडीशन पूरी बन गई। तीसरी बात आपको ये बतानी है कि भाई इनके शकी स्वभाव की वजह से महाबत खान से फालतू में विद्रोह करवा लिया इन्होंने। महाबत खान बहुत अच्छा योद्धा था, बहुत अच्छा अधिकारी था। हालांकि उसके जो विद्रोह में जो उसने कैद कर लिया था जहांगीर को, उससे उन्होंने छुड़वा लिया और ये उनकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री मानी जाती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आखिर जो मुग़ल सम्राट की जो इज्जत थी वो तो दांव में लगा ही दी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर रहेगा उसका डायमेंशन क्या रहेगा, एक महाबत खान वाली बात बतानी है, एक बात बतानी है कि फैमिली को किस तरह से स्प्लिट कर दिया, एक बात बतानी है कि अपने लोगों को आगे बढ़ा करके जो बाकी के दरबारी थे उनको किस तरह से असंतुष्ट कर दिया, फिर एक बात बतानी है कि उसका प्रभाव किस हद तक था, जैसे कि सिक्कों में दीवान अल मलिकी और प्रशासन को उन्होंने जो है तो प्रशासनिक बोझ कम किया जहांगीर का। तो अंत में हम कंक्लूज़न में ये बात लिखेंगे कि नूरजहाँ के राजनीति में
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव रहे। सकारात्मक प्रभावों में जहांगीर का सहयोग करना और नए प्रकार के फैशन भी शुरू करना, नकारात्मक और जो महिलाएं थी उनकी मदद करना, और नकारात्मक प्रभाव में जो अन्य जो योग्य व्यक्ति थे मुग़ल सल्तनत के, उनको असंतुष्ट करना, परिवार में फूट डाल देना और महाबत खान को विद्रोह के लिए उकसा देना, जिसकी वजह से जो सब मुग़ल जहांगीर थे उनको उसने कैद कर लिया। तो ये बातें हमें बतानी है। तो ये हमारा होगा एक परफेक्ट आंसर। आप देख लेंगे ये 100 वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपने काट छाँट करके जब लिखेंगे तो 100 वर्ड्स का आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।